नमस्कार। देवतुल्यायो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 829। दिन रविवार, तारीख 7 जनवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एस के कोहली साहब, जो रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हैं। और आज आपका जो विषय है वो है ज्योतिष का जीवन मात्रा में योगदान, पार्ट 2। इससे पूर्व भी आपने पार्ट 1 लिया था और कई चीजों को बड़ा आपने मिथ हमारे क्लियर किए। और हम डॉक्टर अजय कुमार साहब से, क्योंकि वो आपके बड़े हुए हैं, तो उनसे निवेदन करते हैं कि आज 2 शब्द आदरणीय श्याम कोहली साहब के समझाएं। आदरणीय डॉक्टर कोहली साहब, अजय कुमार साहब। थैंक यू शर्मा जी, आपने मुझे ये मौका दिया। एंड मैं कोहली सर का स्टूडेंट रहा हूँ बहुत लंबे समय से। और मैं एस्ट्रोलॉजी, मेरा बहुत डीप इंटरेस्ट है बहुत सालों से। पर इतना क्या जानता हूँ कि जितना साइंटिफिक अप्रोच सर की है, तो सर ने सभी कुछ हमें बहुत लॉजिक से ही समझाया है। और सर ने एस्ट्रोलॉजी में 2 बुक्स भी लिखी हैं, 2 बुक और लिख रहे हैं। एंड ज्यादा आप लोगों के बीच में ना आते हुए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें कुछ ज्ञान प्राप्त करें। क्लास भी बहुत अच्छी थी, आज उसका कंटिन्यूशन में आगे है। एंड शर्मा जी का भी धन्यवाद, जिनकी वजह से मौके मिल जाते हैं सर को सुनने के लिए। सर, सर। ओम नमः शिवाय। सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। और आज के दिन मुझे हर्ष हो रहा है कि काफी संख्या में और उत्सुकता के साथ उपस्थित हैं। और इस फील्ड में, ज्योतिष के फील्ड के बहुत अच्छे जानकार श्री मनोज जी भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज के एक्चुअली जो विषय है वो ज्योतिष से संबंधित विषय है कि उसका हम प्रयोग कैसे डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, और खासतौर से अध्यात्म के क्षेत्र में, क्योंकि जो आपका फील्ड है वो उस अध्यात्म क्षेत्र में कैसे इसको ले सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर करने की जरा बोल दीजिए परमिशन। जी सर, दे रहा हूँ। ओके। जी सर, दे दिया। हाँ हाँ। एक्चुअली पिछले जो पाठ गतांक में हम लोगों ने जो कुछ भी किया था उसका सिर्फ 2 मिनट में ब्रीफिंग में दे दूंगा, जिससे कि आप उसी के अनवरत में चलते रहें। पहला तो यह है कि सभी जानते हैं कि जन्म जो है वो कर्म के कारण ही हुआ है, और सभी कर्म जो है वो संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण है। उनमें सब बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। और हमारी जो भी घटना है जीवन की, वो 2 वेक्टर्स पे है, एक तो जो क्रियमाण कर्म और एक प्रारब्ध। इसलिए ज्योतिष में मेरा मानना यह है कि बाकी की घटनाओं को काफी हद तक मोल्ड किया जा सकता है। और वो कितना मोल्ड हो सकता है वो कहना मुश्किल है, परंतु मोल्ड किया जा सकता है। अदरवाइज हम लोग मशीन ही होते, और हम लोगों को कोई जरूरत ही नहीं थी कि इस ज्योतिष को समझने और करने की। दूसरा चीज है कि हम जब अपने बारे में कोई बात करते हैं तो हम समग्र रूप में 3 हिस्सों में ही मानते हैं अपने को: बॉडी, माइंड, सोल। जो आउटर कवरिंग है वो पंच तत्व की है: मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। मंगल से शनि तक के। मंगल आपका अग्नि तत्व, बुध पृथ्वी तत्व, और जो वायु स्काई जो है वो बृहस्पति, फिर शुक्र जल तत्व आ गया, शनि वायु तत्व आ गया। और ये जो है, ये पांचों तत्व जो हैं वो आपके आउटर के मेनली है। और उसके बाद में माइंड है। माइंड हमारा जो है मून है, चंद्रमा है। मन सो जाता चंद्रमा, चंद्रमा जो है मन है। और ये हम अगर इलेक्ट्रॉनिक टर्म में समझे तो ये हमारी हार्ड डिस्क है, जिसके ऊपर संस्कार और ये सब पिछली जो रिकॉर्डिंग है इस हार्ड डिस्क के ऊपर। और जब अध्यात्म में आप लोग जाते हैं तो जो योग है, ये है अपने को करना, वो सारी क्रियाओं में इसी हार्ड डिस्क को डिफ्रेगमेंट करना और डिलीट करना अननेसेसरी फाइलों को, और ध्यान में चले जाना। ये सारी जो है प्रक्रिया ये मून से होती है।
और सोल जो है, जो मूल कारण है, ये हमारा पावर हाउस है या बैटरी है, किसी आपके कंप्यूटर की जो है पावर सप्लाई है। बेसिकली हम एक ह्यूमन कंप्यूटर हैं, उसकी पावर सप्लाई है ये सन। अब इसके बाद में जब ये आता है कि मनुष्य का जो जन्म हो जाता है, तो उसके बाद में जब मृत्यु होती है, तो हम जीवन भर जो भी कर्म करते रहते हैं, जो ज्योतिष में हमारे 12 भाव माने गए हैं, और 12 भाव के ही कर्म हमेशा करते रहते हैं। कर्म दो स्तर पे एटलीस्ट होते हैं जो दिखते हैं, एक मानसिक स्तर पर और एक फिजिकल स्तर पर। इन दोनों स्तर पे जो हमारी जो कर्म होते हैं, वो जब हमारी डेथ होती है तो उस वक्त वो सारी जो कर्मों की जो फाइल है, वो जिप फाइल होकर के सूर्य जो है, वो आत्मा है, उसके ऊपर मॉड्यूलेट हो जाती है। और वो जो है फिर हावर करती रहती है जब तक हमें वो शरीर नहीं सम्यक मिलता है अगले जन्म के बर्थ के लिए। और जब हमारा बर्थ होता है तो वो फाइल जो है वो अनफोल्ड होती है। तो ये पिछले सीरीज में हम लोगों ने बात की थी। अब हम एक्चुअली जब हम जीवन यात्रा की बात करते हैं, तो यात्रा के लिए हमारा एक व्हीकल है, ये बॉडी हमारी व्हीकल है, और सन और मून हमारे ये हेडलाइट हम मानते हैं इसको, और बॉडी जो है वो व्हीकल है। और राहु और केतु एक्चुअली ये समझना है, राहु हमारी जो है पूर्व जन्म की अतृप्त इच्छाएं, जिनके कारण जो है काफी हद तक उनके कारण ही हमें जन्म लेना पड़ता है। वो इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हो पाई, वो दो स्तर पे हो सकती हैं, या तो मानसिक स्तर पर ही पूर्ण होकर के अपूर्ण रह गई, और अगर मानसिक स्तर से निकल करके कमांड लेकर के एक्शन में आई, तो एक्शन में हो सकता है कि ना कंप्लीट हो पाई हो। तो ये जो है, ये क्रिया जो है, वो हम इसको एक व्हीकल के थ्रू दिखाते हैं। और जब राहु जो आगे का पोर्शन है और केतु जो पीछे का पोर्शन है, केतु में स्टोरेज होती है सारी जो पास्ट की है, और राहु जो है आगे का मार्ग दिखाता है। और सन और मून हमें लाइट है, या पेरेंट्स कह लीजिए, मदर फादर कह लीजिए, चाहे किसी भी रूप में ले लीजिए, तो जिससे कि हमारी जो लाइट ये दिखती है। तो अब इस यात्रा में हम करने पर सबसे पहली बात है कि हमारा व्हीकल जो है वो ठीक होना चाहिए। तो इसकी एनालिसिस ज्योतिष में की जाती है कि पांचों ग्रहों को क्या कहाँ पर उपस्थित में बैठे हैं, कि उनके नक्षत्र क्या हैं, उनके जो है बल क्या हैं, आदि आदि। वो तो उसके डिटेल में हम जनरल में जाने की जो आवश्यकता नहीं समझते। और सन और मून जो है, यार हेडलाइट भी हमारी सही होनी चाहिए। अगर हमें मार्ग को देखना है, आगे के मार्ग को देखना है, तो हमारी हेडलाइट भी वो सम्यक होनी चाहिए। और इस रास्ते में जब चलना है, तो हमें ये मार्ग जो है, जब हमारा जन्म होता है तो ये मार्ग हमारा फिक्स हो जाता है। राहु और केतु जो है की वजह से हमारा जो परिस्थितियां जो जीवन में प्राप्त होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। पर उन परिस्थितियों में जो कार्य करेंगे हम क्रियमाण, वो हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये जो है किस स्थिति पे हमें कौन कौन से सीन मिलेंगे, कहाँ हम्स एंड डम्प्स होंगे, कहाँ स्पीड ब्रेकर होगा, कहाँ ब्लाइंड टर्न होगा, ये सारी चीजें दशाएं, अंतरदशाएं और बाकी आपके गोचर वगैरह से देख करके ये काफी हद तक जाना जा सकता है कि हाँ कहाँ अवरोध होंगे और कहाँ पर हम जो है स्मूथ जा सकते हैं। इसके बाद में ये जो है, ये डायग्राम जो है, जो सन है हमारा, बेसिकली ये है, किसी भी क्रिया में सूर्य से लेकर के शनि तक के सारे ग्रहों का योगदान होता है। सपोज कर लीजिए हम कोई भी चीज है, ये पेन ही है, अगर हम उठाना चाहते हैं, तो पहले हमारे ब्रेन में ये सिग्नल जाता है कि हम इससे पिक करना है, फिर हमारा हाथ जाता है, फिर इसको उठाता है, फिर किसी जगह पर रखना होता है, वहां रखते हैं, ये सारे कमांड जाते हैं। तो कोई ये कह देना कि जैसे शादी है तो शुक्र देख लिया, सप्तम भाव देख लिया, ये इससे काम नहीं चलता। कोई भी आपने क्रिया देखनी है अगर सम्यक रूप से ज्योतिष में, तो सभी ग्रहों का योगदान देखना होगा कि क्या क्या है। और इसके लिए हमारे ज्योतिष में
जो ये काफी एक विधि है, सर्वाष्टक वो विधि दी हुई है, वो बिंदुओं के हिसाब से काफी हद तक मैच कर जाते हैं कि कहाँ पर किसका कितना फोर्स है, क्या ये चीजें देखी जा सकती हैं। तो कोई भी सिग्नल देखिए सूर्य से चलता है, आत्मा से सिग्नल चलता है, 24/7 ये सिग्नल चलता है। ये सिग्नल कभी भी रुकता नहीं है, हम सोते रहे या जागते रहे, ये सिग्नल हमारा चलता रहेगा। ये सिग्नल कमांड देता है मून को, चंद्रमा को, या कहिए मन को, आत्मा मन को कहती है। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि सूर्य की किरणें मून पे पड़ती हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पे आती है। तो मून पे जो मन के ऊपर जो भी पड़ती हैं वो परावर्तित होती हैं। और ये मरकरी हमारा जो है ये ह्यूमन कंप्यूटर प्रोसेसर है, ये बेसिकली हमारा प्रोसेसर है। ये बहुत फास्ट भी हो सकता है जैसे i7 एंड ऑनवर्ड, और ये बहुत स्लो हो सकता है, पेंटियम जैसे पुराने होते थे 95 वगैरह में, तो उस तरह का भी ये हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है मरकरी। तो पर्सन का मरकरी देख करके आपको काफी हद तक पता चल जाता है कि उसका क्या जो है वो स्ट्रेंथ है और क्या उसका इंक्लिनेशन है। तो मरकरी जो है ये बेसिकली एक तरीके का एंटीना भी है हमारा, जो कि यूनिवर्स में जितने भी नॉलेज है सब कुछ यूनिवर्स में है। और वो हम लोग कोई जो कहते हैं कि इन्वेंशन किया, इन्वेंशन कुछ नहीं है, इट इज ओनली ए डिस्कवरी। हम वो उस चीज को खोजते हैं, सारी नॉलेज जो है वेदों के रूप में हमारे ब्रह्मांड में हवर कर रही है। और हमारा मरकरी जो है वो एक एंटीना है, ट्रांस रिसीवर की तरह, वो रिसीव करता है सिग्नल को, और जिस फ्रीक्वेंसी का हमारा मरकरी है वो बता देता है कि हम क्या सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। इस चीज का प्रयोग और उपयोग जो है वो हमारे सब्जेक्ट्स के स्टडी में, हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है, इन सारी चीजों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, और काफी हद तक ये सही आता है। तो ये मरकरी से हमें ये पता चल जाता है। जब चंद्रमा से जो सिग्नल जाता है वो जाता है बुध को, हमारे प्रोसेसर को। अब प्रोसेसर इसको एनालाइज करता है, परंतु यहीं पर एक सिग्नल जो है वो हमारी इच्छा शक्ति का, जो मतलब है हम क्या डिजायर करते हैं, उसका वीनस का सिग्नल भी मरकरी के साथ मिक्स होता है। और वो ये फाइनल सिग्नल जो है वो हमारा ये एनालाइज होता है। और इसको एनालाइज होने के बाद में, क्योंकि ये वीनस क्या है, ये हमारे स्टेजेस हैं, लव की है, डिजायर की है और लस्ट की। सबसे पहले डिजायर, फिर लव, फिर लस्ट, और लस्ट के बाद में ये समझिए कि फिर वो आ जाता है पैशन। तो वीनस तक तो लस्ट है, और वो जैसे आप ग्रेप ले लीजिए, सीधा सीधा जब वो सड़ जाता है तो वो वाइन बन जाता है, वो समझिए कि राहु है, पैशन है, उसके बगैर हम नहीं रह पाते। तो ये जो है वो लस्ट के फॉर्म में चला जाता है। तो ये यहां पर से जो मरकरी का सिग्नल है वो निकल करके देता है कमांड मंगल को। किसी भी कार्य के लिए हमें मंगल जो है काइनेटिक एनर्जी है, हमारी गतिज ऊर्जा है, इसके बगैर हम कहीं भी काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो मंगल को कमांड जाता है, परंतु यहीं पर ये सारा कुछ अंदर होता है, और ये माइंड के अंदर सारा कुछ होता है, इसीलिए इनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। अब यहां से सिग्नल निकल गया, परंतु हमने पहले ये देखते हैं या सुनते हैं हमेशा कि कर्म का कर्म फल मिलेगा, और कर्म फल तो हमें तब मिलेगा जब हम कर्मों को रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारा ये जो केतु है ये रिकॉर्डर है, और राहु भी एक रिकॉर्डर है। ये समझिए कि जो गरुड़ पुराण में दिया हुआ है, चित्रगुप्त हैं जो कंधे के दोनों तरफ 180 डिग्री स्थापित रहते हैं, वो हमेशा रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। तो ये मेंटल रिकॉर्डर हमारा केतु है। जो कुछ पास्ट में हमने अपने माइंड में रखा है वो केतु कर लेगा। इसीलिए केतु जहां से हम पास्ट नॉलेज को भी चेक करते हैं कि हमारे पूर्व जन्म में हम किस चीज की हमारी नॉलेज अच्छी थी और क्या था। और दूसरा है कि हमारा पास्ट बैगेज क्या है, जो हम बोझ लेकर के आए हैं, वो भी इसी से इंडिकेट होता है। तो मंगल से यहाँ पर वो जाते हैं। उसके बाद में ये मंगल एक आपका समझ लीजिए कि मंकी या बंदर की तरह है, उछल कूद करता है, इसमें डायरेक्शन नहीं पता है, एनर्जी है। अब इसको डायरेक्शन देने के लिए हमें एक गुरु आवश्यकता है जो डायरेक्शन देगा, तो बृहस्पति से जाता है। और बृहस्पति जो है इसको शनि की टनल तक लेके जाता है, कर्म की फाइनल स्टेज तक लेके जाता है।
और ये जो टनल है, सैटर्न को एक टनल मानिए, ये टनल हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। किसी की नैरो होती है, किसी की वाइड होती है। ये डिपेंड करता है आपके पूर्व जन्म के कर्मों के ऊपर। अगर और ये इस टनल में जब हमारी अगर किसी की नैरो टनल है, तो जब भी शनि की दशाएं, अंतरदशाएं या साढ़े सती जो कह लीजिए आती है, तो उसे कष्ट महसूस होता है ज्यादा, क्योंकि टनल से निकल करके ही कोई कार्य कंप्लीट होता है। और अगर जिसने पूर्व जन्म में अच्छे किए हैं तो वो एंजॉय करते हैं। तो इसलिए ये कह देना कि साढ़े सती आ गई या शनि की दशा आ गई तो सब बेकार हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना नहीं। इसके बाद में निकल करके ये जो है ये जाता है राहु के पास में, तो फाइनली राहु रिकॉर्ड कर लेता है। ये आपका जो फिजिकल जो आउटर प्लैनेट्स की रिकॉर्डिंग राहु कर लेता है। तो यहां तक कि हम लोग वो उसमें आए थे। अब हम यहां पर से ये आते हैं कि एक शब्द हम लोग बहुत सुनते हैं, ऑरा। हमारे ये अजय जी ऑरा के काफी अच्छे जानकार हैं। तो अब जो हमारा जो भी रिकॉर्डिंग हो जाती है राहु और केतु की, राहु को आप समझिए इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में एक इंडक्टर या कॉइल की तरह होता है, कॉइल की तरह होता है। इसीलिए कॉइल में क्या होता है, अगर इस एंड से इस एंड तक जाइएगा तो चलने में बड़ा टाइम लगता है, अवरोध पैदा होता है। तो ये यही अवरोध जो है, ये राहु जो कहते हैं इंपीडमेंट देता है या अवरोध देता है, उसका कारण ये इंडक्टर है। और केतु में हमारा स्टोरेज होता है, हमारा स्टोर करके रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक टर्म में कैपेसिटर को कहते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं और इनको जो है पावर सप्लाई यानी सर सूर्य की मिल जाती है हमारे जीवन में, तो ये ऑसिलेशन शुरू हो जाते हैं एक फ्रीक्वेंसी की। और वो फ्रीक्वेंसी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे चारों तरफ एक वेव फॉर्म बनाती है, जिसे हम ऑरा कहते हैं, जिसको हम ऑरा कहते हैं। तो अब हम लोग इस पे आते हैं यहाँ। अब ज्योतिष में जो 4 पिलर मैं मानता हूं एस्ट्रोलॉजी के हैं, हाउस, साइन, प्लेनेट, नक्षत्र। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, परंतु बेसिक एस्ट्रोलॉजी के लिए इन चारों का जानना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर आज ज्योतिष की क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि सभी का इंटरेस्ट इस ज्योतिष में नहीं। परंतु जब तक आप बेसिक्स नहीं समझेंगे कि हाउस क्या है, साइन क्या है, प्लेनेट क्या है, नक्षत्र क्या है ब्रीफ में, तब तक आगे जो है वो जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब आप समझिए कि ज्योतिष को समझने के 2 मेथड हमें समझ में आज तक आए जितने। एक तो है आप एग्रीकल्चर को समझ लीजिए, जैसे फार्मिंग वगैरह, तो उससे ज्योतिष बड़ी जल्दी समझ में आती है। और वो कैसे आती है वो अभी मैं लूंगा इस टॉपिक को। और दूसरा मेथड है कि हमारे अपने शरीर के जो है सर से लेकर के और पैर तक के 12 भाग जो हैं, वो उनसे चलिए काल पुरुष के जो, तो उससे भी समझ में आ जाती है। इन 2 मेथड से मुझे तो काफी हद तक इससे चीजों को समझने में आसानी हुई। क्योंकि कारण ये भी हो सकता है कि उस समय में फार्मिंग या एग्रीकल्चर ही मेन व्यवसाय था, और जो आपके परिवेश में होता है, आसपास होता है, उसी की परिकल्पना आप सबसे पहले करते हैं, फिर आप नई चीजों को ढूंढते हैं। तो उस समय की ज्योतिष जो है, उसके लिए एग्रीकल्चर ही मेन उनका लिवलीहुड भी था और सब सारी चीजें थी। तो इस वजह से ज्योतिष। अब आप इसको एक सीधा ट्री को आप देख लीजिए, तो आपको ये चारों चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये क्या चीजें हैं चारों। अब ये ट्री है वो किसी जगह पे होगा, कोई प्लेस होगी, स्थान होगा, या कोई लोकेशन होगी। उस लोकेशन पे ये ट्री है। हम अगर यहां से कहीं भी जाएं तो हमें ये पता एड्रेस मिलना चाहिए कि हाँ इस एड्रेस पे आप पहुंचेंगे। तो ये जो है, ये लोकेशन जो है वो आपका हाउस है। ये लोकेशन जो है बेसिकली हाउस है। और ये हाउस हमें ज्योतिष में बताता है कि हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं किसी भाव से। देखिए हाउस इंग्लिश वर्ड है, परंतु सही शब्द भाव है। तो ट्रांसलेशन है वो, भाव सही शब्द है। तो उसमें हम डिटेल में न जाकर के यही कहेंगे कि इससे हमें पता चलता है कि हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं।
हमारे ज्योतिष में 12 भाव हैं और हर भाव में से हम क्या क्या देख सकते हैं उसका विवरण ब्रीफ में मैं आगे करूंगा। दूसरा जो है, जिस जगह पर ये पेड़ लगा हुआ है वहां पर तो कोई मिट्टी होगी, सॉइल होगी ना। वो सॉइल जो है वो किसी तरीके की डिफरेंट टाइप की हो सकती है। वो सॉइल है, उसको हम साइन कहते हैं या राशि कहते हैं। और ये सॉइल जो है, हमारे जो फ्रूट्स आते हैं या हमारा जो भी पेड़ है या क्रॉप है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉइल चाहिए, डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट सॉइल चाहिए। जैसे आपको कहीं पर मस्टर्ड, आपको सरसों जो उगानी है तो उसकी जमीन दूसरी चाहिए, मूंगफली उगानी है तो उसकी जमीन दूसरी चाहिए। तो इस तरीके से ये सॉइल जो है वो हमारे ज्योतिष में 12 तरीके की है। वो मेष से लेकर के मीन तक, यानी एरिस से लेकर के पाइसिस तक की। इसका भी हम ब्रीफ लेंगे आज। और अब वहां पर आपने कोई बीज डाला है, प्लेनेट को मैं बीज समझता हूं, उस जगह पर वो बीज है, प्लेनेट जो है बीज रूप में है। और नक्षत्र क्या है, जब राशियां हमारी 12 हैं तो 30-30 डिग्री की एक राशि हो गई। और सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरी हर एक डिग्री पे, बल्कि डिग्री से भी कम पे चेंज होती रहती है। तो नक्षत्र हमें बताता है स्पेसिफिक लोकेशन, उस 30 डिग्री के अंतराल में किस जगह पर, उसको भी माइन्यूट कर दिया उन्होंने। और उसके बाद में भी नक्षत्र के जो 9 नक्षत्र, 27 नक्षत्र हैं, उनके भी 4 चरण कर दिए, एक एक नक्षत्र के 4-4 पार्ट किए ये। और तो ये जो है, अच्छा, दशा अंतर दशा एक्चुअली क्या है कि कोई भी किसान जब बीज बो देता है किसी खेत में तो वो अंदाजा लगाता है अपने एक्सपीरियंस से, पुराने एक्सपीरियंस से, कि भाई मैंने बीज लगा दिया है, अब ये फसल जो है वो इतनी होगी आगे आगे चल करके। परंतु क्या होता है कि वो फसल उतनी, कई बार जो है अतिवृष्टि होती है या अनावृष्टि हो जाती है या ओले गिर जाते हैं या कुछ हो जाता है तो वो फसल उतनी नहीं हो पाती। तो उसको जो प्रोजेक्टेड वेदर कंडीशन है वो दशांतर दशा बताती है और ट्रांजिट दशा बताती है एक्चुअल वेदर। इसीलिए किसी भी घटना में दशा अंतरदशा से हम पहले देखते हैं कि ये संभावना इसकी है। दशा अंतरदशा तक हम 100% श्योर नहीं होते, दशा अंतरदशा से ये संभावना बताती है कि ये घटना यहां पर जा सकती है। फिर उसके बाद गोचर में भी देखते हैं कि क्या ये उसको कंफर्म करता है कि नहीं करता है। तो वो जो है वो उस टाइम का जो वेदर है वो जो पर जुपिटर हमारा जो डेबिट कार्ड है या फर्टिलाइजर का, ये खेती में जो है ये फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। और राहु केतु जो हमारे रास्ते में आते हैं ये खरपतवार हैं, वीड्स की तरह हैं, खरपतवार हैं जो हमने पहले कर रखे हैं कर्म, उन्हीं के जो है वो अंकुरण हमारे समक्ष आ जाता है। अब दूसरा मेथड जो है वो इसका आता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो हम सबसे पहले चलते हैं सर से, तो हेड है। अब दो चीजें हमेशा देखिए कि दिशाएं केवल दो होती है, वो अन्यथा नहीं लीजिएगा। सही रूप में जिनको हम महसूस कर सकते हैं वो दिशाएं दो हैं, एक अंदर है एक बाहर, एक अंदर और एक बाहर। इनको आप, ये किसी भी चीज के सापेक्ष नहीं है। सूर्य निकल गया आपका ईस्ट डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन को लेकर के सारी दिशाएं हो गई। या किसी और मेथड को भी, किसी को भी आपने रेफरेंस पॉइंट मान करके दिशाएं आपने 10 दिशाएं बना ली, ये इस तरीके की। परंतु एक्चुअल वे से अगर अध्यात्म की तरफ से जाइए तो बहिर्मुख अंतर्मुख दो ही दिशाएं, दो दिशाओं के अलावा कोई दिशा नहीं है बेसिकली। वो कहीं भी आप रहे, वो किसी के सापेक्ष नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो ये पहला भाव जो है सर का है। और फिर जब हम हेड कहते हैं तो हमें हेड के अंदर का भी सारा पोर्शन जो है वो देख लेना चाहिए, ब्रेन है, सेरेनियम है, जो कुछ भी अंदर का पोर्शन है, बाहर और अंदर दोनों। उसके बाद में हमारा आता है सेकंड, ये पांचों आपके जो इंद्रियां हैं, ये देखिए, आंखें आ गई, नाक आ गई,
ये लिप्स आ गए, जिह्वा आ गई, और चीक्स है, ये जो सामने दिखता है इतना पोर्शन, ये सेकंड भाव, दूसरा भाव, जिससे कहते हैं सेकंड हाउस या दूसरा भाव। तीसरा भाव हमारा कंधे से लेकर के फिंगर तक, कंधे से लेकर फिंगर तक। चौथा भाव चेस्ट। इसी तरीके से ये पूरे 12 भाव चलते जाएंगे। तो इन दो मेथड से काफी हद तक जो है इनका सहारा लेकर के ज्योतिष को समझने में आसानी महसूस होती है। अब दूसरी बात है, जब हम 12 भाव की बात करते हैं तो हमें 4 हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो सबसे पहले ये देखिए कि पहला भाव और पांचवा और नाइन्थ, यानी 120 डिग्री के कोण पर, ये समझ लीजिए कि पूरी अर्थ के कवर करने के लिए 3 सैटेलाइट्स चाहिए होते हैं, तो पूरी अर्थ कवर हो जाती है। अगर 3 सैटेलाइट आपके 120 डिग्री पे हो तो वो समझ लीजिए कि आपका पूरा अर्थ को कवर कर लेते हैं। तो ये धर्म हाउस कहते हैं धर्म के। धर्म का मतलब है कि बेसिकली ड्यूटी, आज के टर्म में या समझिए कि ड्यूटी, बेसिकली अपनी ड्यूटी को करना, ये धर्म। और ये धर्म का कोण है। इनके जो है ये भाव राशियां जो हैं उनके स्वामी होते हैं, उनको हम डिटेल में बाद में लेंगे, परंतु यहाँ इतना समझ लेना जरूरी है कि पहला भाव जो है वो मंगल, स्वामी मेष राशि का मंगल है, और यहाँ पर जो 5वां भाव है उसका जो है सूर्य, और ये 9वें भाव का बृहस्पति। यानी अगर हम उसमें देखें कि ये सेनापति है मंगल, जब हम प्लेनेटरी पोजीशन में लेते हैं तो पूरा किंगडम है, किंगडम में सेनापति है मंगल, राजा है सूर्य, और गुरु है बृहस्पति, ये गुरु है। ये जो है धर्म कोण हुआ। उसके बाद में अर्थ आता है, जहां पर हम मटेरियल से जुड़े होते हैं मेनली। तो ये अर्थ में 2, 6 और 10, दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, ये जो है ये अर्थ मेटेरियलिस्टिक है। इनमें मटेरियल एक्युमुलेशंस एंड अदर थिंग्स, जिसके बारे में हमें भौतिक चीजों की भी आवश्यकता ज्यादा है। इसका ये मतलब नहीं है कि इन्हीं भाव से हमें भौतिक चीजें मिलेंगी। सब भावों से भौतिक, अर्थ, काम, मोक्ष सभी भावों से मिलते हैं। वो कैसे, वो बात की चीज है। तीसरा आता है काम। काम का मतलब बेसिकली इट इज ए कम्युनिकेशन। 3, 7, 11, तीसरा भाव जो है ये शॉर्ट कम्युनिकेशन है, सिबलिंग्स का है, आसपास का है, नेबर्स का है, ये कम्युनिकेशन बेसिकली। 7वां जो है 1 to 1 कम्युनिकेशन है, जैसे आपका पार्टनरशिप किसी से हो गई, या आपकी मैरिज पार्टनर है, या जिससे आप एक्सचेंज कर सकते हैं कोई चीज, तो वो है सेलर एंड बायर, इस तरीके का। और 11वां जो है वो जब हम राशियों में आएंगे तो ये जो है वाइड स्प्रेड है, चारों तरफ फैला हुआ, यानी 1 to many, 1 to many, एक से अनेक से कनेक्शन। 11वां भाव एक से अनेक का कनेक्शन ये बताता है। और यहां पर यह भी समझने की चीज है कि 5वें भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है, बेसिक बल, नेचुरल, और 11वें का है शनि। शनि को माना गया है भृत्य या नौकर, और सूर्य के साथ में शनि जो है वो चलता है हमेशा, राजा के साथ एक नौकर है, और रानी के साथ भी एक नौकर है। रानी चौथा भाव है और उसके साथ में एक नौकर है 10वां। दोनों में डिफरेंस है, दोनों नौकरों में, वो बाद में हम लेते। इसके बाद आता है मोक्ष स्थान। मोक्ष स्थान का ये मतलब नहीं कि हमें लिबरेशन प्राप्त हो जाएगा सीधा। 4, 8, 12, ये मोक्ष स्थान एक्चुअली बेसिकली रेस्ट हाउसेस हैं, जहां हम चिंतन करते हैं, और उस चिंतन के थ्रू हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। चिंतन क्या करते हैं इस पे डिपेंड करेगा। चौथा जो है इसका स्वामी जो है चंद्रमा है, जो मदर का या माँ का द्योतक है, और ये जो है इससे मैं कहता हूं प्योर गंगा जल, ये गंगा जल की तरह पवित्र है, जिसे जो है निस्वार्थ भाव से ये समझिए। दूसरा जो है अष्टम भाव है, ये सीवेज पॉइंट है, यहां पर जहां पर कूड़ा करकट और ये वो गंदा पानी, नाले का पानी, ये है।
और 12वां भाव ये समुद्र का है, जहां पर की थिंकिंग अनलिमिटेड है। 8वां भाव भी थिंकिंग का आता है, वो मैं जब भावों को लूंगा तब उसमें इसका प्रयोग। अब हम हाउस के आते हैं भाव पहला। सभी भावों को नहीं लेंगे, मैं एक दो को करके जो आपको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, और जो हमारे खास तौर से काम का है तीसरा और 9वां भाव और 12वां, उनके ऊपर हम ज्यादा जोर दे देंगे। पहला एक्चुअली क्या है कि ये चौथा भाव है माँ का, और 5वां भाव है ये आपके पिता सूर्य। चंद्रमा माता है, सूर्य पिता है। चंद्रमा जब हमारा जन्म होता है तो ये पहला भाव हमारा लग्न भाव होता है, यानी यहां पर हम जन्म लेते हैं। जन्म के समय जो राशि होती है यहां पर, वो जन्म लग्न कहलाती है। तो यहां से आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 महीने पूरे हो गए। 10वें महीने में हम बाहर, 9 मंथ तक हम मां के गर्भ में पड़े रहे, पिच डार्कनेस में थे, बिल्कुल अंधेरा था। हमारे ऊपर बाहर की कोई रोशनी नहीं आई थी, क्योंकि गर्भ में कोई रोशनी नहीं आई बाहर। अब जब हम यहां जन्म लेते हैं तो हम अंधकार से प्रकाश की तरफ आए। पहली बार हमने एनवायरनमेंट को देखा, देयर हैज बीन ए सडन चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का एकदम चेंज हुआ। तो ये जो है, जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो बच्चा क्या करता है? बच्चा जिस एनवायरनमेंट में अभी तक रहा, उसे सडन झटके से एकदम चेंज कर दिया एनवायरनमेंट, तो वो घबरा जाता है, तो वो क्रंदन या रोना शुरू कर देता है, वो रोना शुरू कर। तो ये जो है हमारा जो पहला भाव जो है, ये हमारे कई चीजों को डिनोट करता है। हमने पहली बार उसको बच्चे को देखा, तो बच्चे को जब देखा तो क्या क्या चीजें देखी? बच्चा कैसा है, उसका फिजिकल साइज क्या है, कलर कैसा है, शेप क्या है, वो फैट है, दुबला है या पतला है, वो अट्रैक्टिव है या उसकी पर्सनालिटी क्या है। ये जो कुछ भी हमें समझ में आता है उस वक्त उसे देख करके, तो वो जो है वो पहले भाव में से सारी चीजें देखी जाती हैं। ये दूसरा, उस बच्चे के अंदर की जो है, वो मैंने ये सारी चीजें लिख दी हैं, तो इनमें जो है उसका जो है वो ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसको। अब यहाँ पर जो बच्चा जो उसे कोई चीज चाहिए तो वो क्या करेगा? वो बोल तो सकता नहीं है, तो वो जो भी उसे रिक्वायरमेंट है या जो भी उसे चाहिए तो वो रो करके मांगता है चीजों को। तो ये दशा जो है वो बेसिकली समझिए एक हेल्पलेस दशा है उसकी। वो जो है अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ मांगना है वो उसके रो करके ही मांगता है। यहां से जो बच्चा, जब उसे उस वक्त सिर्फ लिक्विड ही, माँ का ही मिल्क मिलता है और लिक्विड ही उसकी डाइट रहती है। धीरे धीरे जो है जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है, तो वो जो है वो जब बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है तो उसे लिक्विड के बजाय धीरे धीरे उसे सॉलिड भी देना शुरू कर देते हैं हम। सेकंड भाव पे हम आ रहे हैं, धीरे धीरे उसे सेमी सॉलिड और सॉलिड धीरे धीरे देना शुरू कर देते हैं। यहां पर जो है बच्चे को जो चलने लगता है तो वो फिंगर पकड़ करके चलने लगता है, मतलब है उसे किसी चीज को पकड़ने की या होल्ड करने की हैबिट हो गई। तो ये जो होल्डिंग है या किसी चीज को पकड़ के रखना या पजेस करना, ये जो है पजेशन जो है वो इस हाउस से देखते हैं। चाहे वो मनी का, आगे जब जैसे एज बढ़ जाएगी तो वो मनी का पजेशन हो सकता है, आगे किसी चीज का स्टोरेज हो सकता है, तो ये स्टोरेज हो गया। दूसरा जो है वो हम घर में ही उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं। अल्फाबेट सबसे पहले शुरू कराते हैं कि भाई किसी वर्णमाला से या किसी से भी। तो जो फैमिली की ही जो एजुकेट करती है, वो फैमिली एजुकेशन उसकी सेकंड भाव से ही देखी जाती है। फैमिली एजुकेशन जो उसे है, कौन सी लैंग्वेज जो लर्न कर रहा है, वो लैंग्वेज भी उसकी परिवार के हिसाब से उसकी लैंग्वेज को भी देखते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली हाउस जो है वो स्टोरेज। अब अगर हम एग्रीकल्चर मॉडल को देखें तो सेकंड हाउस जो है वो
एक ऐसा स्थान है जहां पर हम सीड या बीज का आरोपण करते हैं, बीजारोपण करते हैं, बीज यहां पर डालते हैं। आगे के लाइफ में ये समझ लीजिए कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाना चाहते हैं तो उसकी फाउंडेशन लेआउट इस सेकंड भाव से देखें। कैसे कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो समझिए कि उसकी फाउंडेशन लेआउट किस समय पर और कैसी उपयुक्त होगी या नहीं होगी, सेकंड हाउस पे जोर देकर के किसी की फाउंडेशन लेआउट को ये देख सकते हैं। इसके बाद में बच्चा जो है परिवार के अंदर ही रहता है, माँ बाप क्या कर रहे हैं, भाई बहन क्या कर रहे हैं, वही देखता है सब। परंतु धीरे धीरे जब बच्चा 5 साल के आस थोड़ा सा बड़ा होने शुरू हो जाता है, तब वो ये सोचता है कि क्या यही हमारी जिंदगी है, उठे खाएं और परिवार को देखें बस, क्या इसके अलावा कोई दुनिया नहीं है। तो ये जो है, ये क्वेश्चन जो है इसके दिमाग में बच्चे के उगना शुरू होता है। ये थर्ड हाउस पे हम आ रहे हैं। ये पहला मेंटल हाउस है। यहां पर हम जब तत्व की बात करते हैं तो सेकंड हाउस पृथ्वी तत्व है, ये वायु तत्व है। यहां बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा जागती है कि क्या यही दुनिया है। वो बाहर निकलता है, पड़ोस में जाता है, लोगों से मिलने की कोशिश करता है। तो आउटिंग है, जितना भी कम्युनिकेशन है, किसी भी तरीके का लिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, वो तीसरे भाव से। और जिज्ञासा का भाव, क्योंकि वो ये देखता है कि जो हमारी फिजिकल दुनिया हमने घर तक अभी देखी, इसके अलावा हमारे अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसे हम मेंटल वर्ल्ड कहते हैं। वहां पर हम बहुत ही स्पेस है, वहां हम जा सकते हैं। अब अगर हम आते हैं काल पुरुष के हिसाब से, तो आप ये देखिए कि तीसरा भाव जो है वो शोल्डर से लेके फिंगर तक है। अब हम एक एक ऑर्गन को जरा ध्यान से देखें तो शोल्डर क्या है। शोल्डर जो है वो हमारे जो लोड को उठाने के लिए होते हैं, लोड शेयरिंग होती है इनसे। जैसे स्कूल का बैग है, उसने रख लिया, तो जो लोग हमारी लोड शेयरिंग में सहायता कर सकते हैं, जैसे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो सारे हम इसी भाव से देखते हैं। दूसरा, जब हम आते हैं फिंगर पे, तो फिंगर क्या है। फिंगर के कई फंक्शंस हैं। फिंगर से आज की डेट में कम्युनिकेशन में नेटवर्किंग और ये वो सब कर सकते हैं कंप्यूटर्स। फिंगर क्या है कि अगर हमें कोई जिज्ञासा होती है, तो स्कूल में पहले क्या होता था, आज तो पता नहीं वो प्रोसीजर रहा है या नहीं रहा, कि बच्चा जो है फिंगर उठाता था, कहता था कि मुझे ये प्रश्न पूछना है। तो उस जिज्ञासा के लिए ये तीसरा भाव जो है, यहां से आपकी डिजायर टू नो, आपका लेवल डिजायर टू नो कितना है। यहाँ एक थोड़ा सा हिंट मैं ये देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो बैठे हुए ग्रह हैं और जो राशि है, वो बच्चे की जिज्ञासा को बता देती है और बच्चे के कितना वो तत्पर है जानने के लिए। सपोज कर लो यहाँ फास्ट मूविंग प्लेनेट है, मरकरी और मून, ये दो फास्ट मूविंग प्लेनेट। अगर यहाँ पर मरकरी और मून है और अगर मूवेबल राशि भी है, तो वो बात बात पे क्वेश्चनिंग करता है। और अगर यहीं पर शनि बैठा हो तो वो बहुत गंभीर क्वेश्चन करेगा। और अगर फिक्स्ड राशि है तो बहुत मुश्किल से उंगली उठाए। और अगर मतलब है कि शनि यहाँ पर चंद्रमा अगर है और बाकी सारे ग्रहों के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर सूरज बैठा हो, सन बैठा हो, तो देखिए सूर्य बैठा है तो वो फंडामेंटल जानने की कोशिश करता है। सूर्य क्या बेसिकली क्या है कि वो अपने ऊपर से जो भी उसकी जिप फाइल है, आवरण हटाना चाहता है, अपने ऊपर से आवरण हटाना चाहता है। तो वो डीप जाता है कि इसके पीछे का फंडामेंटल क्या है। तो ऐसा बच्चा जो है वो फंडामेंटल्स के ऊपर जोर ज्यादा देता है, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। वो फंडामेंटल जानने की कोशिश करता है कि बीज कहाँ है। सूर्य मतलब बीज, बीज कहाँ है वो जानना चाहता है। इसीलिए फोर्थ हाउस में अगर सूर्य होता है तो कई खाली एक सूर्य को कह देने से नहीं होगा, मैंने पहले ही कहा है कि सभी ग्रह देखने हैं। परंतु वो बच्चा जो है वो फंडा, यहाँ पर एक चीज और बता दें कि जो स्टडी के पर्पज से जो स्टूडेंट्स के लिए है, थर्ड है डिजायर टू नो, फोर्थ होता है कंप्रहेंशन, जो कुछ जाना है उसको कंप्रहेंस करना, और फिफ्थ होता है हाउस एब्जॉर्प्शन, कितना हम एब्जॉर्ब करते हैं।
तो ये 3 हाउसेस जो हैं वो बच्चे की स्टडी पैटर्न और उसकी एबिलिटी और वो सबको जानने के लिए इन तीनों हाउसेस को देखना पड़ता है, और फिर उसके साथ कारक तो उनको देखना ही है, परंतु इन इन हाउसेस को पूरा देखना पड़ेगा। और फोर्थ में जैसे सूर्य हो, तो वो कुछ भी हो, हर सब्जेक्ट की पहले फंडामेंटल से पढ़ाई शुरू करेगा। ये नहीं है कि एग्जाम के लिए 4-5 क्वेश्चन रट लिए, वो नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा, वो मार्क्स के लिए परेशान नहीं होगा। तो ये इसका ये दूसरा है कि तीसरा भाव जो है थ्रोट का भी है। अब थ्रोट क्या है? जो हम फूड लेते हैं वो यहां से जाकर के और ये नीचे हलक के नीचे जाकर के और अपने यहां पर डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। इसको इस तरीके से समझ लें कि एक एसेंशियल कमोडिटी दैट इज फूड, एसेंशियल कमोडिटी का ये पाथ है डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। ये कम्युनिकेशन हो सकता है, ट्रेन से हो सकता है, रेल से हो सकता है, आपका साइकिल से हो सकता है, किसी चीज से भी हो सकता है, बस से हो सकता है। तो ऑल सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, जो कम्युनिकेशन देते हैं वो इक्विपमेंट्स, जो कम्युनिकेशन करने वाले लोग, और बाकी सारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी चीजें वो यहां पर है। और एक चीज है, ये कम्युनिकेशन शॉर्ट ड्यूरेशन का, शॉर्ट डिस्टेंस का होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का है, शॉर्ट, क्योंकि 3 कम्युनिकेशन है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन का है और लॉन्ग ड्यूरेशन का है 11, और 7वां का है 1-to-1 कम्युनिकेशन, आना और जाना। जैसे फॉरेन ट्रेवल्स में है तो कोई जाकर के आता है वापस, या कोई आएगा नहीं आएगा, तो 7th हाउस जो है उस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, आने और जाने। अब ये देखिए, इसका स्वामी होता है मरकरी, बुध, और ये जो है ये डुअलिटी का है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा है कि आप किसी पार्क में बैठ जाइए और एक चिड़िया को देखिए। जब आप एक चिड़िया को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चिड़िया कभी इस डाल से इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फ्लिप फ्लॉप, यानी वो एक स्थान पे रुक नहीं सकती, एक स्थान पे वो रुक नहीं सकती। इसके मतलब है कि उसके में चंचलता है, परंतु लौट करके फिर उसी स्थान पे आती है। तो पेंडुलम की तरह ये मूवमेंट करती है। तो कई बार यह है कि स्टडी पैटर्न में जब भी मरकरी जो है इस जब आता है जेमिनी साइन में, तो उस वक्त बच्चे जो हैं वो एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाते, वो मूवमेंट कंटिन्यूअस करते हैं और उनको रोकना नहीं चाहिए। वो हम मैं आऊंगा कि मरकरी का साइन के साथ क्या रिलेशंस है। अब दूसरी बात यह है कि तीसरा ये भाव है, इसके बाद में ये नवा भाव आता है। नवा भाव हम देखते हैं, ये नवा भाव जो है वो एक्चुअली गुरु का भाव है, परंतु नवा भाव जो है ये गुरु स्थान है, यानी यहां पर से हायर टीचिंग, टीचिंग आदि यहां से देखते हैं। तो इस स्थान में कोई भी गुरु हो, गुरु तुल्य जो भी हो, चाहे फादर हो चाहे गुरु हो। एक्चुअली साउथ इंडिया में मोस्टली जो है एस्ट्रोलॉजर्स ये नवम भाव को फादर का लेते हैं, परंतु हमें दोनों भाव लेने चाहिए। कि दशम भाव एक्चुअली जो हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, तो वो दशम भाव जो है बायोलॉजिकल फादर के लिए बिल्कुल सटीक होता है। अब ये जितनी भी एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी फिलॉसफी टाइप की, हायर और इंस्ट्रक्शन, दूसरा जो है ये जो है इसका सिंबल है, ये ये स्टेज जो है नवे भाव की, ये आपकी अर्जुन वाली स्थिति है, डुअलिटी की है, जहां पर जो है वो संशय की स्थिति में रहता है। यहां पर्सन मेटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म दोनों के बीच में फंसता है। अगर उसका जो है वो तत्व अगर स्पिरिचुअलिज्म का ज्यादा है तब तो वो उधर निकल जाता है, नहीं तो स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू मेटेरियलिज्म गेन करता है की कोशिश करता है काफी हद तक। ये यात्राओं का है, लंबी यात्राओं का भी है। फॉरेस्ट वगैरह, पुराने जमाने में फॉरेस्ट ही ज्यादा चल होता था कि जंगलों में जाना, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी हाउस। अब हम आते हैं बेसिकली आपका जो 3 हाउसेस जो बेसिकली कहे जाते हैं 6, 8 और 12, इनको कहते हैं त्रिक। ये खराब माने जाते हैं, परंतु ऐसा पूर्णतः
ठीक नहीं। छठा भाव क्या है कि जब हमने यहां पर से यात्रा शुरू की तो यहां पर हमने बीज बोया। तीसरे भाव में जो है बीज जो है दो पार्ट में पल्लवित हो गया, बाइफरकेट हो गया। चौथे भाव में हमने उसमें फर्टिलाइजर्स डाले। पांचवें भाव में फसल तैयार हो गई। और छठे भाव में जो है फसल को काट करके हम खलिहान में ले आए। फसल को काट करके हम खलिहान में ले आए। अब खलिहान में जो हम उस फसल को क्या करते हैं, उसको हम पीटना शुरू करते हैं। पुराने जमाने में वो उसके ऊपर बैल चलाते थे, या उसको जो है आजकल थ्रेशर्स हैं, पीटता करते। तो वो बेसिकली क्या है, उसमें से यूजेबल और अनयूजेबल दोनों अलग करने हैं। सीड को हस्क से अलग करना है, यूजेबल और अनयूजेबल। यानी हम इसमें से जो सही पोर्शन है वो एक तरफ और गलत पोर्शन एक तरफ। यानी हम इसमें से जो एनालिसिस करते हैं कि जो यूजेबल है वो एक तरफ, अनयूजेबल एक तरफ। फिल्टरिंग जिसे कहें कि छानते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। अब फिल्टरिंग में ये बेसिकली आप देखिए कि आर्गन यहां पर से इसको किडनी का भी डिनोट करते हैं, क्योंकि किडनी का काम भी जो है आपका यूरिन और ब्लड को अलग करना। तो जो जहां पर भी विश्लेषण करना है, सही को अलग करना है, जितने भी अकाउंटेंट्स हैं मोस्टली हमने ये पाया है इसका ताल्लुक ये विर्गो से है, इसी साइन से है, भाव से है। तो ये छठे भाव में जब खलिहान में हमने भूसा अलग कर दिया, हस्क अलग कर दिया, सीड अलग कर दिया, अब हम क्या करेंगे, सातवें भाव में हम इसको ले जाएंगे मार्केट में। पहले जमाने में मार्केट हुआ करती थी, वहां पर लगती थी मार्केट, वीकली वगैरह या जो भी, वहां पर हम ले जाते थे। और जब हम मार्केट से जब वो ले जाते थे तो उसको हम सेल करते थे। तो यानी एक बायर होता था, एक सेलर होता। तो ये दो लोग होते, दो पक्ष होते थे, बायर और सेलर। और उसमें से जो है जब हम अनाज उसको दे दिए तो हमें पैसे मिल जाते थे, यानी एक्सचेंज होती। तो जितने भी एक्सचेंज की विधाएं हैं, चाहे हमारा पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे हमारा मैरिज है, ये भी जो है वो सारी चीजें जो सेवंथ भाव से देखी जाती है। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, एक भाव का करीबन एक एक घंटे का है, परंतु वो मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता। जब हम ये सब बेच करके ये एक्चुअली यहां पर चला जाता है आठवें भाव। अब हम आते हैं सिक्स भाव। सिक्स भाव हमारा पहला जो है स्पीड ब्रेकर है लाइफ का। हम यहां से अच्छा खासा चलते गए, पढ़ते गए, थोड़ा माँ के पास रहे, फादर के पास रहे, और अब ये जो है यहाँ पर पहली बार हमारा जो है लाइफ का व्हीकल का टायर जो है वो जमीन से रगड़ खाना शुरू किया है यहाँ पर पहली बार। अब ये हमारा अवरोध जो है पहला स्पीड ब्रेकर है। और ये स्पीड ब्रेकर पे जब भी आपका टोल टैक्स है तो यहां पर से अगर आप आगे जाना है तो टोल टैक्स दे के ही जाना पड़ेगा। अब ये टोल टैक्स क्यों आया, एक कारण। दूसरा जो है कि टोल टैक्स से यहां पर कोई ग्रह है तो उसका क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर शनि ग्रह है तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक, शनि का जो अवधि है वो लंबी है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक। और क्यों आया, शनि जो बताता है कि आपने जो सर्विस क्लास के लोग थे या जो आपकी सेवा करने वाले लोग थे उनके साथ कहीं ना कहीं कोई मिसबिहेव किया। दूसरी चीज आप ये देखिए कि इसको मैं हॉस्पिटल का ओपीडी मानता हूं। यहां पर जो कुछ भी आप गलती करेंगे वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। आपने कोई भी गलती की मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। यहां पर कोई आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपको कोई बहुत ज्यादा हो। पर ये क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल देखिए, ये अर्थ कोण है 2 6 10। सपोज कर लो दो भाव में जो हम फूड इनटेक करते हैं वो सेकंड हाउस से करते हैं। अगर आपने बहुत लेविश फूड खा लिया तो क्या होगा, ये हाईवे है एक, 6 पे आप आए, आपको परेशानी होगी। तो बट नेचुरल है, यू हैव टू टेक अ मेडिसिन, और या तुम्हें उपवास रखना होगा और वो तभी ठीक होगा। मतलब है कि इसका कारण जो है, कारण और प्रतिफल दोनों एक ही हाईवे पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दशम भाव हमें मानते हैं कि प्रोफेशन का है। अगर आपने प्रोफेशन में ब्राइबरी ली, बहुत ज्यादा ब्राइबरी ली, तो पैसा आपने इकट्ठा कर लिया,
सेकंड भाव में आपने इकट्ठा कर लिया पैसा। परंतु सिक्स भाव क्या है? वर्किंग एनवायरनमेंट। आपको ऐसा गंदा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा कि आप परेशान रहेंगे। तो ये हाईवे चार हैं, ये धर्म का हाईवे, ये अर्थ का हाईवे, और ये काम का, और ये मोक्ष का। ये चार बेसिक हाईवे हैं। इन हाईवे के अंदर 9 लेन हैं, जो आपके नक्षत्र के 9 चरण होते हैं। एक राशि में 9 चरण नक्षत्र के आते हैं, तो 9 जो है वो सब लेन्स हैं। तो वो जो है उस तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ ओपीडी में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप मेडिसिन ले लीजिए या वो कोई एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए, ठीक ठाक हो जाएंगे। ये क्योरेबल है। ये ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही मार के रख देगा, क्योरेबल है। अब जो है इसके बाद में भी आप अगर नहीं सुधरे तो ये 8वां भाव आपका सर्जरी वार्ड है। सर्जरी वार्ड है। इस सर्जरी वार्ड में आपका कुछ न कुछ या तो बॉडी का पार्ट कट किया जाएगा या ऐड किया जाएगा। जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी में ऐड भी करते हैं, तो बॉडी का कोई न कोई पार्ट आपको कट किया है। तब जो है व्यक्ति को ये समझ में आता है कि काश हमने यहाँ 6 भाव में ही अपने को सुधार लिया हो। परंतु 8वां भाव भी, चलिए कोई देर नहीं हुई, वो जो है हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, जहां पर मंदिर एक होता ही है, मोस्टली आजकल हर हॉस्पिटल के बाहर ही मंदिर होता है। प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, अब आगे से मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे बचा लो। तो वो जो है उसका अगला भाव जो है 9वां भाव, वो देवालय है, वो ईश्वर स्थान है या गुरु स्थान है। वहां पर ये कहता है कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो हो गया सो हो गया। पर, परंतु अगर वो अभी भी नहीं सुधरा तो क्या होगा? 10 में भी कर्म करता रहा, 11 में भी कर्म करके, 12वां हमारा आईसीयू है। इस हाउस को मैं आईसीयू कहता हूं। ये है आईसीयू, 12वां भाव। यहां पर आप ईश्वर की कृपा पे छोड़े, ये कोमा कंडीशन है। यहां पर जिसको कहते हैं खुद को खुद की खबर नहीं, इस भाव का सीधा सीधा मैं कहता हूं, खुद को खुद की खबर नहीं। ये कहाँ आ गए हम? तो ये जो है अननोन है। इसको आप समझिए कहाँ आ गए हम। तो फॉरेन भी हो सकता है, अननोन प्लेसेस हो सकते हैं, मॉल्स हो सकते हैं, प्रिजन हो सकता है, और एक क्लोज चैम्बर है जहां पर हमारी लिमिटेड जो है मूवमेंट हो जाती है। तो अब हमें अपनी सुध नहीं होती, तो ऐसे में कई जो सकते हैं, चाहे स्लीप में भी जा सकते हैं, मेडिटेशन में भी जा सकते हैं, प्रेयर में भी जा सकते हैं, और सेक्स, रेप और कोमा में भी जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन कहाँ जाता है। तो इस भाव को ये समझिए, ये धुंध है, ये भाव धुंध वाला भाव है। बेसिकली हम 12वें भाव से आए थे, यहीं से एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। सीधी सी बात, यहां से चले और यहां जाना है। तो ये जीवन का यही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। तो यहां तक तो ये भावों की कई मैंने मिस कर दिए हैं। पूरे भाव में नहीं, मतलब ना इंटरेस्ट रहेगा और ना वो उसमें रहेगा। तो इस वजह से मैंने इनको जो है अभी अलग ही रख दिया। अब अब आज जो है मैं अगला जो है साइन लेने से पहले मैं आपको जो सूर्य की बात है, जैसे 3 किया, सूर्य का हमारे कुंडली में महत्व क्या है बेसिकली, तो वो मैं, अच्छा हाँ सॉरी, पहले मैं मरकरी को ले आता हूँ। जो स्टूडेंट्स जो हैं, वो मरकरी से हमें स्टडी पैटर्न अपना पता चलता है। जैसे मेष राशि में है, ये जनरल है, ऐसा नहीं है कि सबके लिए हो, क्योंकि मेष राशि के बाद फिर हम नक्षत्र को भी देखेंगे कहां पर है, फिर उसका चरण भी देखेंगे कहाँ है, तब एग्जैक्ट पता चलता है। मेष राशि क्या है? मेष राशि जो है बहुत क्विक है। इसके लिए तो मुझे राशियां लेनी पड़ेगी, पर वो मैं न लेते हुए आज मैं सिर्फ सूर्य का, उससे 1 मिनट शेयर करता हूं आपको। एक अ, ये हम ये देखते हैं कि सूर्य का एक्चुअली आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में क्या महत्व है बेसिकली।
ये ये हॉरोस्कोप देखिए नरेंद्र मोदी जी का है, जो अवेलेबल है। कितना सही कितना गलत है वो मतलब है कि काफी हद तक हमें लगता है सही है, पर हो सकता है विचारक इसको गलत भी कह सकते हैं। परंतु हमारा बेसिक पर्पज है सूर्य को के स्थिति के बारे में बताना। तो यहां पर देखिए कि सूर्य जो है इनका इसमें बैठा है 11वें भाव में। 11वां भाव जो होता है ये वन टू मैनी कनेक्शन, मासेस के साथ कनेक्शन। यानी सूर्य जो है वो हमारा पावर स्टेशन है, वो पावर स्टेशन वहां बैठा है। जो बेसिकली हम काम करने आए हैं, अपने ऊपर से आवरण जो हटाना है इस लाइफ में, वो क्या हटाना है कि वो कनेक्शन हमें बना करके वन टू मैनी। और ये सूर्य है, काफी हद तक सूर्य का किन किन ग्रहों से संबंध है, किन किन भावों से संबंध है, वो आपके प्रोफेशन और आपकी लाइफ और आपकी मैरिज बहुत कुछ बता देते हैं। उसको मैं डिटेल में नहीं यहाँ जा सकता, पर यह है कि जैसे सूर्य इनका है 11वें भाव में है, इसका मतलब है कि इनका जो बेसिक कर्म है, जो आए हैं लाइफ में यहाँ के लिए, वो जो है वो कांटेक्ट जो है वन टू मैनी, यानी मासेस के साथ कांटेक्ट बनाने आए बेसिकली। दूसरा है कि वो किस तरीके से कांटेक्ट बनाएंगे। यहां पर विर्गो राशि है, ये बुध की राशि है, विर्गो राशि है। इसके मतलब है विर्गो पृथ्वी तत्व है, और सूर्य जो है वो इनका विर्गो पृथ्वी तत्व है। यानी मेटेरियलिस्टिक अप्रोच होगा दुनिया में, वन टू मैनी मेटेरियलिस्टिक अप्रोच होगा। बाकी राहु हमारी पैशन बताएगा कि क्यों आए हैं। चौथा स्थान हमारा जो है ये आपके सीट ऑफ द थ्रोन यानी सिंहासन बताएगा। वो सारी एनालिसिस को हम छोड़ करके सिर्फ सन के बारे में बात करते हैं कि सन के, सन जैसे फॉर एग्जांपल तीसरे हाउस में है, तो वो किसी न किसी तरीके के कम्युनिकेशन एंड फंडामेंटल नॉलेज के लिए वो आया है। कम्युनिकेशन एंड फंडामेंटल, चाहे वो प्रोफेशन में कोई कम्युनिकेशन करना चाहे, चाहे वो फंडा मतलब है जहां भी जाएगा वो फंडामेंटल रूट से कम्युनिकेशन के लिए आया है। फोर्थ भाव में अगर जा रहा है तो ये समझिए कि वो हार्ट से वो करेगा जो उसका दिल कहे, वो अपने दिल की बात मानेगा। तो इस तरीके से सन के जो डिफरेंट हाउसेज और साइन के साथ मॉडिफिकेशन होता चला जाता है, वो मॉडिफिकेशन है। तो मेरे ख्याल से आज मैं यहीं पर वाणी को विराम दूंगा। ठीक। तो इसको वो कर लेते हैं हम लोग हाँ, स्लाइड्स। ठीक है। अभी हटा नहीं। अच्छा हटा देता हूँ, एक मिनट। ये हटा। जी साहब, सभी लोग हम्म। अनम्यूट हैं। अब किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आदरणीय कोहली साहब से पूछ सकते हैं। तो यदि कोई जिज्ञासा हो। वैसे आज आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया ये दोनों चीजें जो है मेरे ख्याल से। तो हम लोग तो कुछ टाइम बाद बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे पढ़ के, तो उसको तो हम लोग तो हम ही इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। हाँ नैब साहब कुछ कह रहे हैं आप क्या? नहीं, मैं ये कह रहा था इन्होंने जो भी चार्ट दिखाया है हम्म। उसकी पीडीएफ फाइल अगर हम लोग को शेयर कर दें हम्म। तो अगले सेशन में हम लोग पहले से पढ़ के तैयार रहेंगे, और जो भी है एक हम लोग के पास रिकॉर्ड भी रहेगा क्या चार्ट वगैरह बड़े अच्छा। हम जैसे बीच में क्या हुआ, इन्होंने वो जब हाउसेस का दिखा रहे थे मैं जल्दी से फोन के ऊपर आया कि इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, हम्म। तो आगे बढ़। नहीं वो सर मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। आ जाएगा पीडीएफ आ जाएगा। पीडीएफ आज ही, ये जो आज का जितना है वो हम्म। पीडीएफ में शर्मा जी की वो उसी हम पे भेज देंगे व्हाट्सएप आपको। व्हाट्सएप पे मैं भेज दूँ। वो बहुत अच्छा रहेगा सर हम लोग के लिए, क्योंकि जो भी आपने बताया तो हम लोग तो कंटिन्यूअसली बैठे सुन रहे थे, लेकिन वही होता ना एक बार कई बार स्क्रीन पर दिख नहीं रहा था, जी बहुत जी। ज्यादा ब्लड सा था, तो उसको देखने की कोशिश कर रहा था, एक बार स्क्रीन शॉट लेने की कोशिश की।
नहीं नहीं, मैं पूरा इट इज भेज, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे से। नहीं, आपका जो क्योंकि मेरे समझाने का मेरे लिए कोई भी चीज जो है वो सीक्रेट नहीं नहीं, है। वो अगर आपके पास मैं तो कोई सारा सीक्रेट कुछ जो होती है तो आप इतनी डिटेल में बताते भी नहीं सर। आपने हम्म, जिस हिस्ट्री से बताया है, यू वांट टू शेयर योर नॉलेज, इफेक्ट यही है। आज आपकी जो क्लास अटेंड करके एक चीज बहुत क्लियर हो गई, यू वांट टू शेयर व्हाट एवर यू हैव गॉट। आपने जितना भी इसमें अध्ययन किया है, आप चाहते हैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता लगे और हम उनके साथ शेयर करें। तो ये मैं तो तो एक बड़ी मैं तो ऑनेस्ट सर, मैं फीलिंग है तो आपकी आपकी, तो उसको कैप सर। भी उतर के मैं भी अपनी कैप उतार लेता हूँ। मैंने तो शुरू में बता, उस समय तो सब बाहर से आया था, मंदिर से आया, देखा 5:58 भागता हुआ, मैं कहा आज ज्योतिष वाली क्लास है तो आज तो अटेंड कर लें। तो ऑन किया, ऑन करते करते 2-3 मिनट लग गए, तो इट वाज जस्ट स्टार्टेड, मैं आ गया। तो आप, मेरे को कंघी की जरूरत नहीं पड़ती, आपको तो पड़ी सर। नहीं, आपने बहुत अच्छा समझाया। दोनों एग्जाम्पल जो आप कह रहे हैं ना, पेड़ पेड़ वाला भी और वो वाला भी, उससे तो ये लगता है कि हम लोग अपनी जन्मपत्री खुद ही देख सकते हैं, मतलब बजाय किसी और को समझ के खुद ही अपने पर कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। और कोई किसी शर्मा जी, वैसे सर की जो है, शर्मा जी को कहना चाहूंगा, सर की क्लासेस के पूरे वीडियोस भी अवेलेबल है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एडवांस लेवल तक के भी वीडियोस अवेलेबल हैं। इफ समवन इज इंटरेस्टेड तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते वो कैसे कैसे सीख सकते हैं, कहाँ पर? तो लिंक उसको शेयर कर देंगे। हैं। नहीं सर, वो सारी पेड क्लासेस है, अगर आप कोई लेना चाहेगा अच्छा, तो पेड, उसकी अच्छा पेड, अच्छा, मतलब ओके। वो सारी पेड क्लासेस हैं। नहीं नहीं, नहीं, ठीक जो है। ऐसा है ना, वो ऐसे नहीं है, दैट इज अ पेड बेसिक क्लासेस। कोर्सेज, इस ग्रुप को आप फ्री शेयर करिए। अरे लो, देखा, ताली हो जाओ सब अपने आप सब। फ्री शेयर करिए यार, किसने क्या लेके जाना है यहाँ से? नहीं, ये बहुत अच्छा, चलिए, ये आपने अच्छा क्या किया। लेके जाएंगे? बहुत सुंदर, फ्री देखिए। शेयर। देखिए देखिए, ये से हम लोग को कम्प्लीमेंट मिल गया, सब देखे ना। हम्म। फ्री शेयर। चलिए। अरे, इसी भारतीय एक्चुअली क्या है कि वो उसमें जो बेसिक्स में शुरुआत की जो है, हम्म। वो मैं, आप अब उससे बात कर लीजिएगा तो वो जो है, एक्चुअली सर से बात कीजिए, सर ले देंगे उसको, वो सर से ले टाइमिंग, सर दीजिए। टाइमिंग क्या है क्लासेस का, कहाँ पे है? जो आप क्लास लेते जूम पे? वो नहीं तो नहीं, बेसिकली अब मैं वीडियो नहीं, होगा, कभी रिकॉर्डेड कभार वीडियो। एक्चुअली क्या है अजय जी, अगर जो वो होते हैं ना, अब देखिए रेखा जी हैं, बैठी है डॉक्टर रेखा, ये अच्छा। जो लोग मतलब है कि इकट्ठे हो ऐसा जाते हैं, तो वो लोग मैं कहते हैं तो कर ले लेता हूँ क्लास, क्योंकि मैं तो कभी कोई नोट्स लेके बैठता नहीं हूँ। मैं मतलब है कि जब कहते हैं, वैसे मैं क्लासेस ऐसे अपनी कोई वो नहीं, संस्था जो चलाता जाता नहीं हूँ। बस जो है पहले सर जरूर। नमस्ते। सर, आज आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया। हाँ, तो वही तो कर रहे हैं, आप जितनी बार आएंगे वो तो वही चीज नहीं रहेगी ना। वो डिपेंड जी। करता है कि हम किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब आप साइंटिफिक पर्सन के साथ करेंगे या जैसे ला वाले, ये मोस्टली अब एनालिटिक है, ये तुरंत जो है फॉल्ट फाइंडर है बेसिकली। तो ये लोग तो तुरंत पकड़ लेंगे। ये मेरे को साइन जो है फॉल्ट फाइंडिंग का है बेसिकली। ऑडिट वगैरह क्या है, फॉल्ट फाइंडिंग तो जी, 6 नंबर है। वही 6 नंबर। चलिए, कोई और किसी की कोई चीज जिज्ञासा, मैं ऋषि साहब भी कुछ नहीं पूछ रहे, अब तो चुप बैठे हैं। पूछना क्या है इसमें? पूछने की क्या बात है, जो हो रहा है हो रहा है। बोलिए, जब जैसे किसी भी चीज के अंदर जब हम देखते हैं, दो दो तीन तीन वो बैठ जाते हैं जाके ग्रह, मतलब तो एक जैसे किसी की जन्मपति सामने रखी हुई है सामने, तो उसके लगन में जैसे सेकंड है नंबर, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फोर्थ में जाके केतु मंगल और बुध बैठ गया, जब तीन तीन बैठ जाते हैं तो ये क्या अलग प्रभाव छोड़ते हैं? भाई देखिए, इसको समझने का एक बेसिक तरीका है, हम्म। किताबों में कहीं नहीं है। हम्म। आप समझिए कि ये हाउसेस है, किसी हाउस में 3 लोग बैठ गए, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि भैया ये हाउस किसका है, फर्स्ट सेकंड किसका घर है। फोर्थ फोर्थ फिर हाउस। आप दूसरा देखेंगे कि बैठने वाला जो आया है हम्म। वो कौन है, हम्म। उसकी उस हाउस लॉर्ड से मित्रता है या शत्रुता है, ये दूसरा फैक्टर हो गया। फिर तीसरा फैक्टर है कि वो दोनों वैसे एक चेयर डाल के बैठे हैं, तो वो कितने दूर बैठे हैं या कितने नजदीक बैठे हैं। अगर शत्रु हैं और नजदीक बैठे हैं तो बात बात पे लड़ पड़ेंगे, तो डिग्री ऑफ द प्लेनेट देखते हैं। फिर आता है कि तीसरा जो है बंदा और तीसरा ग्रह बैठा है, उसकी उन दोनों से क्या रिलेशनशिप है।
वो किसकी साइड जाएगा? हम्म उसके बाद में आप ये देखते हैं कि दूर से जो कोई ग्रह है, जैसे वो देखते हैं चीयर गर्ल्स वगैरह होती है ना मैचेस वगैरह में, तो हम्म दूसरे जो ग्रह दूर से देख रहे हैं वो कौन से हैं भाई? वो फेवर कर रहे हैं या वो हूटिंग कर रहे हैं? तो ये एक्चुअली 9 वेक्टर होते हैं जिनकी बेसिस पे एनालाइज किया जाता है कि इनके रिजल्ट क्या निकलेंगे। खाली ये कह देना कि तीसरे भाव में जो मंगल बैठा है तो ये बड़ा पराक्रमी होगा, ये होगा, वो नहीं, मैं बिल्कुल समझ, बिल्कुल बिल्कुल। वो वेग है। तो इसलिए एक्चुअली ये शास्त्र उन्होंने ऐसे ही ईश्वर ने दिया है हम्म, कि आपको बहुत ही कुंजी टाइप का है, बहुत शॉर्ट कर दिया है और इसी में सब कुछ भर दिया है। जो इसको अनजिप कर पाएगा वो कर ले, नहीं कर पाएगा तो वो बोलेगा। तो नहीं, ये बिल्कुल आप सही बात है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तो हर केस में लगेगी, पहले उसके फैक्ट देखने पड़ेंगे कैसे किसका क्या है, आप सब करेगा। सही बात, सही बात है, वही चीज ये है। इसलिए ये नहीं जो कि ग्रह एक बैठते हैं रूलिंग। ना, इनको इनको कंजंक्शन को कहते हैं। बहुत ही इनका इसके ऊपर एक अलग टॉपिक है पूरा, हम्म कंजंक्शन पे। तो ये तो है, ऐसा है कि जिंदगी भर कोई भी आप विधा में चले जाइए नॉलेज में तो वो खत्म होती नहीं है। हम्म नहीं, तो बिल्कुल ये सही। जी, अच्छा, ये नमाज क्या होता है? जब जनपति जैसे देखते हैं किसमें नमाज होता है ये। देखिए एक्चुअली क्या है कि अब आप डॉक्टर साहब बैठिए, रेखा जी, हम्म आप अपने को दिखाने गए हम्म तो क्या करेंगे? आपका सब पहले तो चेकअप कर लेंगे, हम्म ब्लड टेस्ट के लिए कह देंगे सीबीसी करा के ले आइए, वो छोटा सा टेस्ट ले आएंगे। फिर आपका देखेंगे कि ESR वगैरह बढ़ा हुआ है या क्या नहीं है। फिर कहेंगे कि कहीं ना कहीं और इन्फेक्शन हो सकता है, कहीं लंबा क्या इन्फेक्शन है, कल्चर टेस्ट कराना है या क्या कराना है। तो फिर वो जो आगे के जो टेस्ट होते हैं, जैसे नौमांश है, हम्म वो व्हाट आई डिजायर एंड व्हाट आई गेट। गेट जो है वो हमारा D1 चार्ट है, जो हमारा ये लग्न है। और व्हाट आई डिजायर, हमें जो है डिजायर क्या हुआ है। और नौमांश में मोस्टली जो है वो मैरिज के बारे में ज्यादा देखते हैं कि हम्म ये। फिर अगर आपने दोनों के देखिए, दोनों के बीच में क्या मुझे मिलेगा और क्या मैं चाहता था, तो उसका जो एंगल है वो कितना बड़ा है, इस पे आपका आउटकम डिपेंड करेगा। तो फिर फर्दर एनालिसिस के लिए वो है, डीप एनालिसिस के लिए वही होता है। हम्म। तो ठीक बट है। बेसिक के लिए D1 सफिशिएंट होता है, बट डीप एनालिसिस में तो वो जाना ही पड़ता है। भाई हम्म कम से कम 3 चार्ट तो मस्ट ही है, जो एटलीस्ट मैं तो 4 चार्ट रख करके ही देखता हूँ पहले कोई हम्म भी चीज, तब कुछ पता चलता है कि हाँ। हम्म। मतलब वो हर चीज को एक दूसरे से इंटरलिंक करके देख के समझ के तभी बिल, प्रिडिक्शन करा जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो किसी एक चीज को कह के या बोल के समझ के नहीं हो पाएगा, वो तो सभी चीजों को देख के समझ के ये होगा। उसका कारण है, देखिए अभी आपने भाव देखे, हम्म एक भाव से कम हजारों चीजें देखी जाती हैं। हम्म तो आप कैसे सेग्रीगेट कर लेंगे कि जैसे चौथे भाव से है, चौथे भाव से माँ को भी देखते हैं, वाहन को भी देखते हैं, जमीन को भी देखते हैं। अब ये तो है नहीं कि चौथा भाव उच्च का बढ़ गया और वह तो सब चीजें आपको मिल जाएगी। तो फिर अब आपको एनालाइज अलग अलग करना पड़ेगा कि अगर जमीन देखनी है तो D4 चार्ट बनाना पड़ेगा, चतुर्थांश। और अगर वो और चीजों को देखना है तो दूसरे चार्ट बनाने पड़ेंगे। फिर कारक को भी साथ में लेना पड़ेगा। हम्म। तो हर चीज के कारक अलग अलग हैं। कुल सर, जैसे किसी भी चीज को कहते हैं अब ये तो नीच का सूरज है या वो है, तो उसमें आप ये। ये एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, आइंस्टीन का बुध जो है नीच का है, हम्म और टू बुध मेरा भी नीच का है। हम्म नीच के बुध की क्या वो है खूबी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा बताऊंगा कि जब आइंस्टीन का चार्ट नहीं, लेंगे मैं दूसरी बात तो कहता कि उसमें जो है। जब जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब वो कहते हैं अब ये है तो इसमें आप जो है, आप जो है ये पन्ना पहन लो या ये पहन लो, तो वो जो नग का क्या इम्पैक्ट रहता है इसमें? मतलब वो कहते देखिए हैं ये पावर सवाल बढ़ा देता है इसकी। ऐसा नहीं है। हम्म ऐसा जब तक आप पहले श्योर नहीं, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है हम्म कि सम ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट। हम्म अब अगर आपने एक जगह एनर्जी बढ़ाने की कोशिश की तो दूसरी जगह एनर्जी कम होगी ना। एनर्जी तो खींचेगा कहीं ना कहीं से। तो हम्म कई बार ऐसा है कि उसको पहना, पता चला आंख में दर्द शुरू हो गया। हम्म वहां किसी चीज में फायदा हुआ, किसी चीज में नुकसान हुआ, फिर ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या है। और हर चीज का देखिए सेफेस्ट जो है रेमेडी, दैट इज द नक्षत्र के जो मंत्र है, बीज मंत्र, दैट इज द बेस्ट रेमेडी। और दूसरी रेमेडी सेवा है।
बस सूर्य के है, फादर को आप फादर या फादर तुल्य लोगों की सेवा करिए। सूर्य जो है वो राजा के साथ कभी वो जो है हायर अथॉरिटीज के साथ कन्फ्लिक्ट ना करिए। ये इस तरीके की जो है ये रेमेडीज हैं जो रियल रेमेडीज कहलाती है, कि तुरंत फायदा देती है। शनि खराब हो तो कुछ ज्यादा नहीं, आपने तुरंत जो है किसी नौकर क्लास को या मेड को कुछ दीजिए, जो जो नीडी है, पुअर पर्सन, उसको कुछ ना कुछ कर दीजिए जो कर सकते हैं आप। और वो लोग कहते हैं घोड़े की नाल पहन लो, उसमें हो जाएगा आपका काम। अब आपको तो हमने शनि की टनल का बताया ना, पिछले जन्म की अगर आपकी टनल ही इतनी सकरी पड़ी हुई है तो पेन होगा ही होगा। हम्म। तो नाल तो कुछ नहीं कर जाएगी। जो आप कहते हैं कि वो तेल दे दीजिए, उड़द की दाल दे दीजिए, वो क्या है कि एक टनल में है और तेल डाल दिया, उड़द की दाल दिया तो बेरिंग का काम किया और आप निकल के चले गए। ये फिजिकल फॉर्म है, एक्चुअल होता नहीं है। ये उनकी फीलिंग है, हो सकता है ठीक बात जो है, मैं सही बात। समझाऊं, हम्म। जो मैं ठीक है। समझाऊं। चलिए, कोई किसी का प्रश्न तो फिर आदरणीय आर्यन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि कुछ दो शब्द धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू सर। ओके। ओ रेखा जी को बड़े दिनों बाद देखा। हाँ नहीं, पिछली बार बस मिस हो गया था मेरा। मैंने कहा सर कुछ नया ही बताते हैं, कितना भी पढ़ लो। वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है चलिए, इनका, आप देख लीजिएगा, इनके नाम से पड़ा हुआ है, अरविंद शर्मा फोरम पे। अच्छा, ठीक है जरूर। आदरणीय पांडे साहब। ओ धन्यवाद शर्मा जी। पिछली बार मेरा श्री कोहली साहब का वक्तव्य छूट गया था। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक व्यक्ति रुचि लेता है। ये सोचता है भाग्य मुझे पता चल जाए कि मैं क्या हूंगा, क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। इसीलिए इसी रुचिकर इस विषय में सभी लोग ध्यान देते हैं। लेकिन साथ में एक बड़ी भ्रांति, एक आशंका, एक संदेह सबके मन में रहता है कि लोग क्या बता देते हैं, कुछ भी बता देते हैं, फिर हम जैसे लोग या देव ऋषि जैसे लोग ये कहते हैं कि अरे भाई इस चक्कर में नहीं पड़ना, ये फलित ज्योतिष तो ठीक ही नहीं है, हमने जहां पर देखा। लेकिन चूंकि विभिन्न ज्ञाता जितने विशेषज्ञ हैं, उनके संपर्क में आने पे ये अनुभव होता है कि विद्या तो है ही, ये तो निस्संदेह बात। जैसे हम सब लोग संपर्क पड़ता है कि बच्चा क्या करेगा, जन्म कुंडली उसकी बनती है, और विवाह में तो सभी लोग दिखाते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि एक जो कुछ हमको ज्ञान है वो एक उथला ज्ञान है ऊपर का। लेकिन जब कोहली साहब जैसे बताते हैं तो ऐसे विद्वान लोगों का, जैसे पिछली बार पाठक जी ने भी कुछ बताया था, आभा शर्मा जी भी थी, उन्होंने एक फलित जोशी के ऊपर बताया। लेकिन कोहली साहब का जो मैंने वक्तव्य सुना, और मैं और जितने ज्योतिषियों से जिंदगी भर मिलता सब बात है, तो वो लोग एकदम फल बताते हैं कि ऐसे 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 है। लेकिन जैसे ज्योतिष हमारे कोहली साहब ने कहा कि आपकी 9 चीजें देखनी होती है, तो ये बात समझ में आती है। ये बात हम जैसे आदमी की समझ में आती है कि वेक्टर एनालिसिस में जिसने बताया कि हेलो। उसका बस रिजल्टेंट क्या होगा ये देखना पड़ता है। और पहले किया था, ठीक है। आ रहे हो? देवऋषि जी को बड़ी रुचि आनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो खेती के आदमी है। और जो कोहली साहब ने ये जो हमारा उदाहरण बताया, इससे लगा वास्तव में कि ये जो ज्योतिष का जो भी विद्या डेवलप की है और जिसपे आप प्रकांड हैं हमारे कोहली साहब, ये पुराने जन्मों के कर्म, जन्म जन्मांतर और उसका जो आभास होता है उसके सामने है। मुझे अच्छा यही लगा, जो मेरी पकड़ है जितनी भी, कि आत्मा और आत्मा के ऊपर जो भी किए हुए पुराने कर्म और हम जो कुछ कर रहे हैं। और कोहली साहब की ये बात भी मुझे ठीक लगी कि इन्होंने इस बात को नहीं नकारा कि नहीं भाई जो लिख दिया है वही होगा। आपने कहा नहीं, आप जो कर्म कर सकते हैं उससे भी इसे परिवर्तन होता। तो और जिस तरह से जो बता रहे हैं कि भाई आदमी पुराने जन्मों का है, पुराने जन्म आते हैं, उसके बाद बढ़ता है, सब करता है, एकदम किसी चीज को एकदम नहीं बताया जा सकता, तो ये बहुत ही प्रभावित करता। मेरे जैसा आदमी जो बिल्कुल ही अनजान, एकदम मोटे तौर पे समझते हैं इस बात को, उसके लिए वास्तव में लगता है कि ये ज्योतिष
ऐसी चीज नहीं है कि हमने 2 चीजें पढ़ ली, 4 चीजें पढ़ ली उसको हम बता सकते हैं। इसके लिए बहुत ही रिसर्च की, ज्ञान की, सब कुछ जानने की आवश्यकता है। कोहली साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, एक नई दिशा हमको दे रहे हैं। और इनके जो जो 2 लोग बैठे हैं, डॉक्टर रेखा जी बैठी हैं, अजय साहब बैठे हैं, इनका भी बड़ा स्वागत है कि एक ऐसे विद्वान के साथ ये संपर्क कर रहे हैं। तो अगर आप किसी विद्या में, देखिए ज्योतिष आकृष्ट सबको करती है, आप किसी को भी कुछ भी कह देंगे मान लेगा तुरंत ही बात को। लेकिन अगर आप विशेषज्ञ हो जाते हैं, जैसे कोहली साहब बता रहे हैं उस तरह, तो वास्तव में आप लोगों का लाभ कर सकते हैं और सही उनको दिशा दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पर गड़बड़ है, ये रास्ता आप इसको सुधार लीजिए, समझ जाइए। इतना तो कर हो सकता है कि उसका असर ज्यादा है, कम है, या क्या खराब समय है, अच्छा समय है, उसका कोई उपाय कर लीजिए। तो बहुत अच्छा लगा, एक नई दिशा हमारे लिए है, नया एक पैटर्न है, ये सोच के कि भाई किस तरह से हम ज्योतिष के जो भाव हैं वो किस तरह से देखे जा सकते हैं। और मैं एक शब्द में कहूँ, एक वाक्य में, तो यही कहता हूँ, मुझे तो लगा बहुत टेक्निकल चीज, बहुत तकनीकी चीज है, बहुत टेक्निकल है। ये कोई ऐसा आसान नहीं है कि हम भाव देख के या पुस्तक देख के ये इसका दुश्मन है, ये इसके देख के तुरंत ही कुछ बता सकें। जो जब तक कि आप विशेषज्ञ ना हो तब तक आप इसको नहीं कह सकते। तो श्री कोहली साहब का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ, और अरविंद शर्मा जी को इसलिए कि कोहली साहब जैसे विद्वान को यहाँ पर लाए हम लोगों के बीच में। हम लोग तो हर चीज को कुछ जानते नहीं है, सामान्य रूप से सुनने वाले आदमी हैं और बुद्धि से ग्रहण करना चाहते हैं, कि लेकिन लगता है कि बहुत टेक्निकल चीज है। और आप जिस तरह से बना के पॉइंट्स में दिखा रहे हैं वो सब समझ में आने वाली बात है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ज्योतिष सीख जाऊंगा, हमारे अरविंद शर्मा जी तो सीखने के मूड में है लगता है, लेकिन एक ये आभास जरूर होता है कि हाँ भाई ज्योतिष की पहुंच क्या है, उसकी पकड़ क्या है। तो बहुत बहुत आभार श्री कोहली साहब का, अगले वक्तव्य का प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद बहुत बहुत आप। धन्यवाद हम देंगे डॉक्टर अजय साहब का, क्योंकि डॉक्टर अजय साहब ने हमें डॉक्टर कोहली साहब से मुलाकात कराई है, तो अजय साहब का ही धन्यवाद रहेगा विशेष। इसका श्रेय हाँ जो बिल्कुल। इसका श्रेय डॉक्टर अजय जी को दिया। अच्छा, धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, धन्यवाद आदरणीय कोहली साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, और जूम का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके विचार जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार है। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार है। धन्यवाद। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः।